मुजाहिरीन ने नेपाल के साबिक वजीर आजम शेर बहादुर देउबा के घर को नजर आतिश कर दिया। करप्शन के खिलाफ दारुल हुकूमत खटमंडू में पुलिस और मुजाहिरीन के दरमियान झड़पों में 20 अफराद हलाक हो गए। 2025 ये साबित करता जा रहा है कि वो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी का, अदम तवाज़ुन का, जंगों का, वॉर्स का, वायलेंस का, और सबसे बड़ी बात है कि पॉलिटिकल चेंजेस बहुत बड़े लेवल पे उनका एक साल बन चुका है। इस साल में हमने बहुत बड़ी बड़ी जंगों का आगाज़ होता हुआ भी देखा। हमने ये भी देखा कि पॉलिटिकल फ्रस्ट्रेशन लोगों में इतनी बिल्ड हुई कि बहुत से ममालिक के अंदर बहुत वसी पैमाने पर प्रोटेस्ट भी हुए। और रीसेंट तरीन वेव जो इस चीज़ की हमने देखी है वो नेपाल में सामने आती है, जहाँ पर जेन ज़ी बाहर निकल आते हैं। 30 साल से कम की उम्र के तमाम लोग, उनका एक बहुत बड़ा प्रपोर्शन फ्रस्ट्रेशन शो करता है। पार्लियामेंट को आग लगा देते हैं, उसके बाद में उन पर गोलियां भी बरसाई जाती हैं, टीयर गैसिंग भी की जाती है। साथ साथ हम ये भी देखते हैं कि उनकी तरफ से 5 स्टार होटल्स हों, मीडिया हाउसेज़ हों, पब्लिशिंग सेंटर्स हों, किसी को छोड़ा नहीं जाता। टू द पॉइंट के जो एक्स प्राइम मिनिस्टर्स के घर हैं उनको भी जलाते हैं और अपोजिशन पार्टीज़ के लीडर्स के घरों को भी तोड़ देते हैं। वो ये नहीं कहते कि इन सब में से एक पॉलिटिशियन अच्छा है, एक बुरा है, वो छोड़ते किसी को भी नहीं है। और ये वायलेंस इतना बढ़ता है कि इसमें एक्स प्राइम मिनिस्टर्स और एक्स फर्स्ट लेडीज़ की भी डेथ्स हो जाती हैं। और साथ साथ फाइनेंस मिनिस्टर्स को हमने देखा सड़कों पे बरहना करके उनके कपड़े उतार के मारा जा रहा है। और ये सारे सीन्स, ये सारा सिनेरियो जो हमने देखा है पिछले चंद दिनों में, इसमें अब तक की जो डाटा गैदरिंग है उसके मुताबिक 19 लोगों की जान गई है, क्योंकि जो लाइव बुलेट्स मारी गई प्रोटेस्टर्स को, वहाँ से ये मामला मज़ीद एस्केलेट कर गया। इससे पहले मैं आपको ये बताऊं कि डिमांड्स क्या हैं, वजूहात क्या थी, नेपाल में करप्शन कितनी होती है, वहाँ का स्टेट स्ट्रक्चर कैसा है, आगे क्या हो सकता है। और बार बार इस तरह के इनकलाब सो कॉल्ड हम क्यों देख रहे हैं, चाहे वो श्रीलंका हो, इंडोनेशिया हो और बांग्लादेश हो और अब नेपाल हो। पाकिस्तानीज़ हमेशा से बड़ा इंटरेस्ट लेते हैं इस चीज़ में कि अगर बाहर कोई इस तरह का वाक़या हो जाए तो फिर वो एक रोमांटिसिज्म क्रिएट करते हैं कि ए देखो ज़रा शर्म करो उनको ही। अब कोई तो आपको शर्म आनी चाहिए कि वहाँ पर लोगों ने अपने राइट्स ले लिए हैं और आपसे एक बंदा नहीं जेल से छुड़वाया जा रहा। जिस तरह से हम 1970s से सारा इनकलाब समेट देते हैं एक लीडर की झोली के अंदर और हम कहते हैं कि अगर इसको बाहर ले आओ ना तो फिर इसके बाद में सिर्फ मौजें हैं, उसके बाद में हैप्पी एंडिंग है, उसके बाद में ठीक है, एंड दे लिव्ड हैप्पीली एवर आफ्टर, वो है इसके बाद में। तो उस वक्त जो है वो अपने आप को आग भुट्टो साहब के लिए लगाई जाती थी। उसके बाद में मियाँ साहब की जलावतनी हुई तो उनके लिए तहरीक चली, बेनज़ीर साहिबा वापस आई तो उनके लिए तहरीक चली। उसके बाद में मियाँ नवाज शरीफ साहब को निकाला गया तो उनके लिए लोगों ने प्रोटेस्ट किए। मूवमेंट ऑफ रेस्टोरेशन ऑफ जुडिशरी की तहरीक चली, इफ्तिखार चौधरी साहब की ज़ात के लिए लोग बाहर निकल आए और आजकल इमरान खान साहब की ज़ात के लिए लोग बाहर निकलते हैं। तो यहाँ पर हमेशा की तरह यही कहूँगा, लीडर कोई नहीं था नेपाल में भी जिसको छुड़वाने के लिए आवाम बाहर आ गई और उसके बाद में मिलिट्री कोर्ट्स में मुकदमे चले। तो फ़र्क ये रहेगा, लेकिन आगे जाके मैं आपको ये बताऊँगा कि पाकिस्तान का जो रोमांटिसिज्म है, जिसमें कहा गया कि देखा मीडिया हाउसेज उनके जल रहे हैं क्योंकि वो सच नहीं बोल रहे थे, अब पाकिस्तान की बारी भी आएगी, तो ये कितना फजूल एनालिसिस है ये मैं आपको वीडियो के एंड पे बताऊंगा। लेकिन उससे पहले ये कि 8 सितंबर को सबसे बड़ा क्राउड गैदर होता है नेपाल के अंदर और काठमांडू के अंदर मेथियार मंडेला नामी जगह है जहाँ पर प्रोटेस्ट शुरू होता है। तो होता यह है कि पार्लियामान के करीब जाना शुरू होते हैं स्टूडेंट्स, तो उन पे टीयर गैसिंग की जाती है, वाटर कैनन के इस्तेमाल किए जाते हैं और उनके ऊपर रबर बुलेट्स बरसाई जाती हैं। जब वो पार्लियामान के प्रेमिसेस में दाखिल होने की कोशिश करते हैं, बिल्डिंग के करीब घुसते हैं, तो फिर गोलियाँ मारी जाती हैं, जिसके बाद में डेथ्स होती हैं। लोगों को ट्रीट करने के लिए सिविल सर्विस हॉस्पिटल लेकर जाते हैं, उसके अंदर भी टीयर गैस मारती है पुलिस वहाँ की। और 9 सितंबर तक 19 लोगों की जान चली जाती है। इसमें मुतालिबात क्या थे, शुरू में ट्रिगर क्या था? सबसे बड़ा ट्रिगर था सोशल मीडिया, क्योंकि सोशल मीडिया को बैन करने का एक लेजिस्लेशन आ चुकी थी, कोर्ट की तरफ से भी स्टैंप लग चुकी थी कि रजिस्टर करवाएं तमाम एप्लीकेशंस अपने आप को। 2-4 ने करवा लिया, 26 प्लेटफॉर्म्स ने नहीं करवाया, जिसमें एक्स यानी कि ट्विटर भी मौजूद था, फेसबुक भी थी, व्हाट्सएप भी था, इंस्टाग्राम भी था। अब ये सारी एप्लीकेशंस बंद होने से जो वेंट आउट करने के लिए जेन ज़ी के पास एक एवेन्यू था, यानी कि एक खिड़की जिससे वो अपना गुस्सा बाहर की तरफ निकाल सकें, उसको ही स्ट्राइक डाउन करके अगर बंद कर दोगे तो प्रेशर कुकर तो बिल्ड हो जाएगा।
हम तो बात ही ये करते हैं कि अगर आप ये सोचते हैं ना कि सोशल मीडिया होने से बड़े इनकलाब आ जाएंगे, तो ये ज़रा दो धारी तलवार होती है, ठीक है, टू प्रॉन्ग्ड होती है ये, और मल्टी फैसेटेड होती है। तो जहाँ पर ये फ्रस्ट्रेशन को बढ़ाती है, जहाँ पर इस पे इनकलाबी जज्बात का इजहार भी बड़ा जोशो खरोश से होता है, वहाँ ये डिस्ट्रैक्ट भी कर देती है लोगों को। वो जो रोम के पोइट थे जुवेनल, उनका बड़ा फेमस कोटेशन आप सबको याद होगा, मैं पहले भी कोट कर चुका हूँ। उन्होंने कहा था, द पीपल नाउ डिमांड ओनली टू थिंग्स, ब्रेड एंड सर्कसेस, एज लॉन्ग एज यू प्रोवाइडेड टू देम दे विल नेवर रिवोल्ट। लोगों को सिर्फ खाने के लिए रोटी दे दो और सर्कस दिखा दो, इनकलाब ख़त्म हो जाएगा, उसके बाद में कोई बाहर नहीं आएगा। तो उस दौर में सर्कस क्या थी? शैरियट रेसिंग थी, ग्लैडिएटर गेम्स थी, एंशियंट ओलंपिक गेम्स थी, इसके अलावा और बारबेरिक किस्म की गेम्स थी। आज के दौर में डिस्ट्रैक्शंस क्या हैं? स्पोर्ट्स इवेंट्स हैं, ठीक है, इसके अलावा सेलिब्रिटी मैगज़ीन्स हैं, इसके अलावा जो है वो मूवी इंडस्ट्री है, सॉफ्ट पावर है, एंड अबव ऑल सोशल मीडिया है। तो नेपाल के पी शर्मा साहब को शायद ABC नहीं आती थी पॉलिटिकल साइंस की, इसीलिए उन्होंने वेंट आउट करने की विंडो को बंद कर दिया, जिससे ये प्रेशर कुकर बिल्ड हुआ और उसके बाद में बर्बादी हो गई उनकी रिजीम की। इश्यूज़ क्या थे जिसकी वजह से लोग बाहर आए? ट्रिगर बना सोशल मीडिया, लेकिन सोशल मीडिया वाहिद वजह नहीं है, वो तो आखिरी वजह बनी। पहला इशू है करप्शन का, और नेपाल में एक पब्लिक परसेप्शन थी कि सब की सब पार्टीज़ चोर हैं। उसकी वजह है कि एक शदीद अनस्टेबल गवर्नमेंट नेपाल में रही है हमेशा से। हर प्राइम मिनिस्टर की एवरेज टर्म 1.5 से 2 साल की होती है, पैसे बटोर के भाग जाता है। करप्शन की अगर मैं बात करूं, बहुत बड़ा केस नेपाल एयरलाइन का आया। एयरबस A330 की परचेज़ थी, 2 तैयारे परचेज़ करने थे 2017 के अंदर। उन 2 तैयारों की परचेज़ में $10 मिलियन की करप्शन हो गई। तो एक पब्लिक परसेप्शन थी कि सारा टैक्स तो हमसे ले लेते हैं, देते जवाब में हमें कुछ भी नहीं है, और डिसइनफ्रेंचाइज कर देते हैं तमाम यूथ को। अब पिछले साल के अगर मैं स्टैट्स बताऊं, एक साल में 7.5 लाख नेपाल के यूथ जो नौजवान हैं वो मुल्क छोड़ के बाहर गए एम्प्लॉयमेंट के लिए। बुरे हालात में काम करने पे मजबूर होते हैं क्योंकि अपने मुल्क में एम्प्लॉयमेंट नहीं है। अमिस्ट ऑल दिस एक बहुत बड़ा मसला जो था वो नेपो किड्स का कोट अनकोट था। अब ये टर्म तो हॉलीवुड की तरफ से दी गई है, यानी कि वो बच्चे जो कि प्रिविलेज ख़ानदानों में पैदा होते हैं, जो बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ के बच्चे हैं, मैन्युफैक्चरर्स के, इंडस्ट्रियलिस्ट के बच्चे हैं, सियासतदानों के, मिनिस्टर्स के बच्चे हैं, ब्यूरोक्रेट्स के बच्चे हैं। अब वो इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, दीगर प्लेटफॉर्म्स पे रील्स बनाया करते थे जो कि लोग देखते थे घरों में बैठ के। अब घरों में खाने को रोटी नहीं है भाईजान, और हर 3 में से 4 में से एक बंदा अनएम्प्लॉयड है। तो इस दौरान ये जो बच्चे थे बड़ी बड़ी फैमिलीज़ के, ये स्पोर्ट्स कार्स में फिर रहे होते थे, ठीक है, लेविश लाइफस्टाइल था, ब्रांडेड बैग्स पकड़े होते थे, और साथ साथ ये कि सीनियर पॉलिटिशियंस के जो बच्चे थे वो अपनी लग्जरियस लाइफ जो है वो सोशल मीडिया पे बड़ा प्राउडली फ्लॉन्ट कर रहे होते थे। तो लोगों में गुस्सा बढ़ता गया, और ये ट्रेंड्स हैशटैग नेपो किड्स ऑफ नेपाल जो है ये इतना चला टिकटॉक के ऊपर कि मिलियंस ऑफ पीपल सॉ दिस ट्रेंड, बिकेम अ पार्ट ऑफ दिस ट्रेंड, एंड मेड श्योर कि इन बच्चों की जायदादें जो इन्होंने हमारे खून से बनाई हैं इनको छीन के दम लें। तो ये बहुत बड़ी वजह बनी। टैक्सेशन विदाउट ट्रांसपेरेंसी का इशू था, अनएम्प्लॉयमेंट का बहुत बड़ा मसला था, और अल्टीमेटली सोशल मीडिया बैन इस सारी चीज़ों का ट्रिगर बन गया, और आहिस्ता आहिस्ता ये हाउस ऑफ कार्ड्स नीचे गिर गया। तो 8 सितंबर को होम मिनिस्टर रमेश लेखक जो हैं वो रिज़ाइन कर देते हैं। वो प्रेशर महसूस करते हैं कि नहीं अब हमारी बारी आ जाएगी, तो वो रेजिग्नेशन देते हैं। 3 और मिनिस्टर रिज़ाइन कर देते हैं उसी दिन, और 9 सितंबर को KP शर्मा ओली जो प्राइम मिनिस्टर थे वो भी रिज़ाइन कर देते हैं, और वो कहते हैं कि ठीक है मेरा इस्तीफ़ा चाहिए, आप ले लीजिए, बट टिल देन इट वाज टू लेट। और उसके बाद में इंटरनेट रीस्टोर होता है, बट अगेन इट वाज टू लेट फॉर दैट एज़ वेल। और स्टॉर्मिंग शुरू हो जाती है। सेंट्रल ऑफिस जो नेपाली कांग्रेस पार्टी का है उसको जला देते हैं लोग, पार्लियामान को स्टॉर्म कर देते हैं, काठमांडू की जो एक बहुत बड़ी प्रेस एजेंसी है काठमांडू पोस्ट जहाँ से छपता है, जो बड़ा फेमस अखबार है वहाँ पे, उसको तबाह कर देते हैं। फाइनेंस मिनिस्टर विष्णु प्रसाद जो हैं उनको पब्लिक में मारते हैं, भगाते हैं, बरहना करते हैं। और 4 और एक्स प्राइम मिनिस्टर्स, जिनमें से एक की बीवी राज्य लक्ष्मी जिनका नाम है, वो भी उनके घरों को आग लगने से मारी जाती हैं। तो आम प्रोटेस्टर घरों में घुसते हैं, घरों को जला के राख कर देते हैं, और ये अशराफिया जो पॉलिटिकल लीडरशिप का पार्ट थी उनको ज़िंदा जला देते हैं। इसके अलावा जेल ब्रेक्स होती हैं। ललितपुर सेंट्रल जेल पे अटैक होता है, बहुत सी मुख्तलिफ जेल्स पे अटैक होता है। 14,000 कैदी छूट जाते हैं, जिसमें से बहुत से वायलेंट क्राइम्स के क्रिमिनल भी होंगे, ज़ाहिरी बात है। लेकिन इनमें जो इम्पॉर्टेंट थे
वो थे जनाब राबी लामिशाने उनका नाम था, और वो आरएसपी पार्टी के लीडर हैं, उनको भी आज़ाद करवा दिया जाता है। और इस सारी सूरत हाल में रेजिग्नेशंस आने के बावजूद ये यूथ जो है ये ठंडी नहीं होती और आहिस्ता आहिस्ता अमलाक को नुकसान पहुंचाते पहुंचाते ये सब जला देती है। और एक डिमांड जो है वो इस दौरान नहीं होती, काफ़ी डिमांड्स होती हैं। अब डिमांड्स क्या हैं? सबसे पहले ये कि पॉलिटिकल अकाउंटेबिलिटी और रिफॉर्म को इंश्योर किया जाए। फिर यह है कि वॉच डॉग हो, करप्शन का ओम्बड्समैन हो, ये सब कुछ हो जो कि हुकूमत से अलग होकर ये देखे कि हमारे टैक्स पर चोरी तो नहीं हो रही। इसके बाद में इंटरनेट को रिस्टोर करने की डिमांड थी, और 19 लोगों को जो मारा गया है, जिन्होंने मारा है, जिन पे ज़िम्मेदारी आती है, उनको फांसियाँ दी जाएँ, उनको सज़ा दी जाए, ये डिमांड थी। असम्बलीज़ की डिसोल्यूशन की जाए, फ्रेश इलेक्शन करवाए जाएँ, यूथ पार्लियामेंट बनाई जाए, नौजवान क़यादत को सामने आने दिया जाए। और एक प्रोपोनेंट जो थे इन सब चीज़ों के, जो आज़ाद इलेक्शन लड़ रहे थे काठमांडू से, उनका नाम था बलिंद्रा शाह, उनका नाम है, काठमांडू के मेयर भी थे वो। तो ये भी कहा जा रहा है कि कुछ लोग ये भी डिमांड करते हैं कि वो काफ़ी यंग हैं, ही इज़ हार्डली 35, कि उनको हेड बनाया जाए ट्रांजिशनल गवर्नमेंट का जो कि आनी है। तो इस सारी सूरत हाल में जो डिमांड्स थी वो एक तरफ, लेकिन ये वायलेंस बढ़ता गया, हाथ से निकल गया। प्रेसिडेंट ने अब तक रिज़ाइन नहीं किया रिपोर्ट्स के मुताबिक, यानी कि प्रेसिडेंट रामचंद्रा जो हैं वो अभी तक इंचार्ज हैं और मिलिट्री के ज़रिए वो नेगोशिएशन करेंगे ये कहा जा रहा है, लेकिन वो भी बचते हैं या नहीं, या ऐसा होता है या नहीं, इट्स अ बिग क्वेश्चन मार्क। एक डिमांड ये भी है कि पार्लिमानी टर्म को 4 साल का किया जाए, और एक डिमांड ये भी है कि डायरेक्ट इलेक्शन करवाए जाएँ प्राइम मिनिस्टर के, और अगले 6 महीनों में नए इलेक्शन में जाना चाहिए। अब जो लोग ये सोच रहे हैं कि नेपाल की तारीख़ में एक बहुत बड़ा ये इवेंट हो गया है, उनको शायद ये नहीं मालूम कि नेपाल इस तरह की एपिसोड से भरा पड़ा है। अगर उसकी हिस्ट्री देखी जाए, थोड़ा सा ब्रीफ आपको ओवरव्यू हिस्ट्री का देता हूँ नेपाल की। 13 गवर्नमेंट्स, 2008 से 13 हुकूमतें घर जा चुकी हैं नेपाल के अंदर। अब इसकी अगर आप एवरेज निकालें तो इसका मतलब है तकरीबन 1 साल से ऊपर मुश्किल से ही कोई हुकूमत सर्वाइव करती है, ठीक है। 2006 में भी ऐसे ही प्रोटेस्ट हुए थे। अब 1951 से अगर शुरू करें तो मोनार्की थी, उससे पहले बादशाह थी, वो ख़त्म होती है 51 में, और मूवमेंट चलती है, वो डेमोक्रेसी लेके आती है। 51 से 61 तक चलती है। निज़ाम भी चेंज हो जाता है नेपाल के अंदर, लीडर चेंज नहीं होता सिर्फ, कभी मोनार्की आएगी, कभी अथॉरिटेरियनिज़म आएगा, कभी डेमोक्रेसी आएगी, जमहूरियत होगी, ओलिगार्की आएगी, सब आता रहेगा। तो नेपाल का जो हिस्टोरिकल ट्रेंड है पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी का, वो इतना सीवियर है कि शायद कोई कंसेंसस उनकी तारीख़ में है ही नहीं कि किस तरफ आना है, किस तरह का निज़ाम हुकूमत बनाना है, किसको वोट देना है, और वोट देना भी है या नहीं देना। 1951 में मोनार्की जिस तरह मैंने बताया ख़त्म होती है। 61 में पंचायत सिस्टम आ जाता है जनाब, और किंग महिंद्रा जो हैं वो पार्टी लेस स्ट्रक्चर बना देते हैं बग़ैर पार्टी के, और तमाम पार्टियों को बैन कर देते हैं। ये अयूब ख़ान की तरह का इनिशिएटिव था, इंटरेस्टिंगली ये भी 60s में हुआ। तो 1990 तक ये पंचायत एरा चलता है, जबकि 1990 में जाकर फिर पीपल्स मूवमेंट चलती है, फिर डेमोक्रेसी वापस आती है। 1996 तक डेमोक्रेसी चलती है, 5-6 साल तक। उसके बाद में माओइस्ट इंसर्जेंसी शुरू हो जाती है, फार लेफ़्ट की कम्युनिस्ट इंसर्जेंसी, और सिविल वॉर शुरू हो जाती है। 17,000 लोग मारे जाते हैं 1996 से लेकर 2006 में ये सारी रजीम चली। इस सारी रजीम के अंदर इंसर्जेंसी में सिविल वॉर्स हुई, वो सब कुछ हुआ। इतना बड़ा डेथ टोल आपके सामने है। 2006 में दोबारा प्रोटेस्ट शुरू होते हैं माओइस्ट रजीम्स के ख़िलाफ़, और 2006 में मोनार्की जो है उसका सारा कंट्रोल जो पहले कॉन्स्टिट्यूशनली इन प्लेस रख दिया गया था उसको वाइप आउट कर दिया जाता है। फेडरल डेमोक्रेटिक रिपब्लिक बना दी जाती है, और 2008 से एक नया कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क आता है। 2015 में एक और कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेमवर्क आता है जो कि आज तक चल रहा है। तो इस तरह 2008 से अगर कैलकुलेट करें 2025 तक 13 हुकूमतें फ़ारिग हो चुकी हैं। करंट प्राइम मिनिस्टर के.पी. शर्मा ओली अक्टूबर 2015 में कॉन्स्टिट्यूशन के बाद पहली दफ़ा पीएम बनते हैं, 1 साल रहते हैं, बाद में री इलेक्ट होते हैं 2018 में, फिर फ़ारिग हो जाते हैं। 2021 में फिर री इलेक्ट होते हैं, फ़ारिग हो जाते हैं। 2024 में फिर री इलेक्ट होते हैं, 25 में फ़ारिग हो जाते हैं। सो दिस इज़ अ कंसिस्टेंट पैटर्न। अ डिबैकल ऑफ एनी सिस्टम इज़ पॉसिबल इन काठमांडू इन नेपाल। इवन इस पॉइंट तक भी ये डिबेट होती है कि क्या हमें दोबारा से मोनार्की वापस ले आनी चाहिए, यानी कि बादशाहत का निज़ाम। और इसी ज़म्न में हमने देखा कि जो किंग गायनंद्रा शाह हैं,
जो कि लास्ट आयर थे या फिर लास्ट मोनार्क थे, उनको भी वेलकम किया गया काठमांडू में रिसेंटली। लेकिन प्रोटेस्टर्स फ़िलहाल ये कहते हैं कि हमें किंगशिप नहीं चाहिए, बादशाहत हमें नहीं चाहिए। अब इस कयास से आगे ऑर्डर निकलता है नहीं, ये बहुत बड़ा सवाल है। हर मुल्क में ये सवाल पूछा जाता है। हमें याद है कि दुनिया में जो बड़े अजीम इनकलाब आए अक्सर उससे भी सिर्फ कयास ही निकला। फ्रेंच रेवोल्यूशन की मैं बात करूँ, 14 से 18 लाख लोग मरे इस सारे प्रोसेस में, जो कल को जाके वॉर्स में कन्वर्ट हुआ। फिर नेपोलियन आया, फिर वो फारिग हो गया, दोबारा से वही बादशाहत वापस आ गई जिसके ख़िलाफ़ इनकलाब हुआ था विद इन अ स्पैन ऑफ 20 to 30 ईयर्स इन फ्रेंच रेवोल्यूशन। इसी तरह बोल्शेविक रेवोल्यूशन जो रशिया में आई, 7 से 12 मिलियन जाने गई लोगों की उसके बाद में जंगों में, सिविल वॉर्स में, और उसमें भी आप देख लीजिए कि वो आगे चल के वो सिस्टम डिसइंटीग्रेट हो गया। यहाँ पर क्या होगा हमें नहीं मालूम, क्योंकि केओस से ऑर्डर बनाना बहुत मुश्किल है, ऑर्डर से केओस बनाना बहुत आसान है। बदनज़मी पैदा करना बहुत आसान है और नज़्म व ज़ब्त पैदा करना बहुत मुश्किल है। जॉन स्टुअर्ट मिल जो कि थेरिस्ट थे, उन्होंने कहा था, रेवोल्यूशन विच ओवरथ्रोज एस्टैब्लिश्ड अथॉरिटी बिफोर द पब्लिक इज़ मॉरली एंड इंटेलेक्चुअली प्रिपेयर्ड इज़ लाइकली टू डिस्ट्रॉय सोसाइटी इट सीम्स टू इम्प्रूव। कहता है कि वो इनकलाब जो कि बहुत इस्टेब्लिश्ड अथॉरिटी को, यानी कि किसी हुकूमत को या फिर कोई रूलिंग क्लास को उठा के बाहर फेंक देगी, अगर वो मॉरली और इंटेलेक्चुअली यानी कि अखलाकी तौर पे, दिमागी तौर पे तैयार ना हो, ट्रेंड ना हो, जहन उनका पुख्ता ना हो और वो रैशनल ना सोचते हों, तो फिर वो उसी मुआशरे को तबाह कर देता है ऐसा इनकलाब, जिसको ठीक करने के लिए इनकलाब आता है। नीचे साहब ने भी फरमाया था, द हर्ड ऑलवेज रिवोल्ट्स बट द हर्ड इज़ नेवर वाइज। इनकलाब तो जत्थे ले आते हैं लेकिन दिमागी तौर पे वो मज़बूत नहीं होते और वो दाना नहीं होते, दानिशमंद नहीं होते। तो ये भी ख़तरा यहाँ पर मंडलाता है। एक बहुत बड़ी कंस्पिरेसी जो कि बांग्लादेश में जो अभी रिसेंटली 2024 में रिबेलियन हुआ था हसीना वाजिद के अगेंस्ट, उसमें क्या थी? उसमें कंस्पिरेसी ये थी कि क्या अमेरिका ने ये सब कराया है? लोगों ने कहा CIA ने ये सब कुछ कर दिया है। उसकी वजह ये थी कि बांग्लादेश को भी लिंक किया जा रहा था वहाँ मौजूद NGOs से। जिस तरह से हमें मालूम है कि बांग्लादेश में NED यानी कि नेशनल एंडाउमेंट फॉर डेमोक्रेसी बड़ी एक्टिव थी, USAID बड़ी एक्टिव थी। उनका काम क्या था? फ्रीडम इंश्योर करना, फंडिंग करते थे, एक्टिविटीज़ करवाते थे, सोशल इश्यूज़ पर ट्रेनिंग करवाते थे एक्टिविस्ट की। तो बहुत से लोगों ने एक्यूज़ किया कि यही NGOs हैं जिन्होंने तख्ता उलट दिया हसीना वाजिद का, क्योंकि वो एक आइलैंड नहीं दे रही थी US एयरबेस बनने के लिए, चाइना के करीब जा रही थी, इसीलिए ये सारा कुछ हो गया। प्रो इंडिया थी तो उससे क्या फ़र्क पड़ता है। लेकिन इंटरेस्टिंगली CIA का जो इल्ज़ाम लग रहा है, अब बहुत से सोशल मीडिया पे लोग स्पेकुलेट कर रहे हैं कि उन्होंने ये सब कुछ किया होगा। नेपाल के केस में इसके ऑपोजिट है, बिकॉज नेपाल इज़ सपोजिडली नॉट वेरी फ्रेंडली टूवर्ड्स इंडिया बट वेरी फ्रेंडली टूवर्ड्स चाइना। And in the other case of Hasina Wajid, they were friendly with India, but the overlap remains the same, China. चाइना वाला फैक्टर यहाँ भी एक बहुत बड़ा ओवरलैप है और US की एक लंबी तारीख भी है। लेकिन इससे पहले मैं आपको ये बताऊं कि US नेपाल में क्या करता रहा है, पूरी दुनिया में ही करता रहा है। वैसे तो हामी नेपाल नामी एक NGO को ब्लेम भी किया जा रहा है बहुत से लोगों की तरफ से कि ये वो इन्फ्लुएंस पैदा कर रही थी और CIA का ये राइट हैंड थी जिसने यहाँ पर ये सब कुछ करवाया है। लेकिन मैं ये इसीलिए एंडोर्स नहीं करता कि जो जेन्युइन इश्यूज़ हैं और नेपाल की तारीख है वो कुछ और बता रही है। हर दफ़ा तो CIA ने नहीं किया। CIA की तारीख पढ़ लीजिए, 1950s में तिब्बतन गुरिल्लास को ट्रेन करने के लिए चाइना के ख़िलाफ़ नेपाल में फोर्सेस ट्रेन की CIA ने। 1970s में उन्होंने मॉनिटर किया स्टूडेंट प्रोटेस्ट को, क्योंकि वो मोनार्की को इस्तेमाल कर रहे थे कम्युनिस्ट पार्टीज़ के ख़िलाफ़, कम्युनिस्ट हलकों के ख़िलाफ़ नेपाल के अंदर, क्योंकि कोल्ड वॉर का एरा था, इसलिए सर जंग थी। 1990s में भी वो बफ़र समझते थे, इन्वेस्ट करते थे नेपाल पर अगेंस्ट चाइनीज़ एक्सपेंशन। 2006 के बाद से वो जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है चाइना का, उसको कर्टेल करने के लिए नेपाल को बड़ा क्रूशल समझते थे और CIA को 2001 के रॉयल मैसेकर से भी लिंक किया जाता था। तो अब आकर ये भी कहा जाता है कि नेपाल जो था वो जियोपॉलिटिकल चेस बोर्ड बन चुका था। उसकी वजह है कि इंडिया और चाइना के दरमियान फंस के मेजर पावर्स यहाँ आके सियासत खेलती थी। और ये भी लोग कहते हैं कि ये जो ओली साहब हैं, जो XPM हैं अब, ही वॉज़ वेरी क्लोज टू शी जिनपिंग एंड पुतिन, क्योंकि रिसेंटली जो चाइना के अंदर जो कॉन्फ्रेंस हुई उसमें भी ये वॉक करते दिखाई दे रहे थे। वो और बात है कि चंद दिनों बाद उनका तख्ता उलट दिया गया। तो उस दौरान भी परसेप्शन यही थी, इज़ वेरी क्लोज टू चाइना एंड रशिया। तो
इस लिहाज से चाइना के इन्फ्लुएंस को कर्टेल करने के लिए यूएस ने ये कर दिया, ये इल्ज़ाम है, मैं इसको कंफर्म नहीं करूँगा। उसकी वजह ये है कि ये तो फिर दहाइयों के बाद जो सीक्रेट डॉक्यूमेंट्स रिवील होते हैं ना वाइट हाउस के पेपर्स, उसमें समझ आती है कि हुआ क्या था। उससे पहले तो बात बाहर आती ही नहीं है। लेकिन यहाँ भी जेन्युइन ग्रीवेंसेस ऑन ग्राउंड मौजूद थी। मैन्युफैक्चर्ड और तैयार करदा लोग ये नहीं थे। ये नेपाल के आम आवाम, उनके स्टूडेंट, उनके एक्टिविस्ट, उनके राइट्स एक्टिविस्ट थे जो बाहर आए और किसी लीडर के लिए मरने के लिए नहीं आए, अपने मुतालिबात लेकर आए। तो 2022 में श्रीलंका, 2024 में बांग्लादेश, 2025 में नेपाल, और साथ साथ हमने ये देखा 25 अगस्त 2025 को इंडोनेशिया में भी मैस प्रोटेस्ट हो रही हैं। किस वजह से? कि पॉलिटिशियंस को घरों में रहने के लिए हाउसिंग अलाउंस क्यों दिया है। इतने इतने इश्यूज़ पे लोग एहतजाज करते हैं, लेकिन यहाँ पर ज़ाहिरी बात है कि लोगों के इश्यूज़ आखिर में आते हैं। लीडर के साथ ज़्यादती नंबर 1 पे होती है। अब वो लोग जो खाम ख्याली में मुब्तला हैं कि पाकिस्तान के अंदर भी यही सब होगा। पहली बात यह है कि पाकिस्तान में एहतजाज का यूनिटरी एजेंडा होता ही नहीं है। नो प्रोटेस्ट इन पाकिस्तान अक्रॉस ऑल 4 प्रोविंसेस, गिलगित बल्तिस्तान, कश्मीर, एक्सवाटा, सारा मिला लें। एक एजेंडा पे सब बाहर नहीं आते, हर किसी के अपने अपने इशूज़ हैं। इनकलाब की डेफिनेशन किसी बलोच के लिए बिल्कुल मुख्तलिफ है। लाहौरी के लिए ये है कि बारिश हुई है, 4 घंटे हो गए, पानी क्यों नहीं निकाला। बलोच के लिए ये है कि आपने हमारे रिसोर्सेज हमें क्यों नहीं दिए। पश्तून के लिए कुछ और है। कश्मीर के लिए बिजली होगा, गंदम होगा, गिलगित के लिए भी गंदम होगा, बिजली होगा, वसाइल होंगे, ज़मीन होगी। तो हर किसी के अपने एजेंडा हैं, इसीलिए यूनिटरी प्रोटेस्ट नहीं हो सकता, ना हुआ करता है, ना आज तक हुआ है। इंटरसेक्शनैलिटी ऑफ प्रोटेस्ट मिसिंग है, यानी कि मुख्तलिफ़ तबकात और अक़वाम में एहतजाजी तहरीकें लहर बन के नहीं चलती, इसीलिए पाकिस्तान में पॉसिबल नहीं है। नंबर 1 वजह। नंबर 2 वजह यह है कि जनरल परसेप्शन ये है कि बड़े एहतजाज होंगे और हॉल्ट आएगा मईशत के पहिए में तो हालात और ख़राब हो जाएंगे। लोग ये समझते हैं कि अगर हमने सिस्टम को जैम कर दिया तो मज़ीद बर्बादी आ जाएगी, और इसीलिए वो इसको रिफ्रेन करते हैं, अवॉइड करते हैं। अब हाउसिंग अलाउंस पे इंडोनेशिया बाहर आ गया पूरा। पंजाब असम्बली की रिसेंटली अभी जो लेजिस्लेशन आई थी, कैबिनेट मिनिस्टर्स की तनख्वाहों में 600 से ज़्यादा % के इजाफे देखे जा रहे थे, कोई नहीं बोला कुछ भी। उसकी वजह यह है कि यहाँ पर डायनामिक्स ही और हैं, इसीलिए ख्वाब देखने से पहले रियलिटी चेक ले लिया करें। उससे सबसे बड़ी रीज़न मैं जो समझता हूँ वो क्या है, मिलिट्री पाकिस्तान की जो इस्टेब्लिशमेंट है वो एंट्रेंच्ड है पहले रोज़ से, ब्यूरोक्रेसी में भी और गवर्नेंस के निज़ाम के अंदर। तो जब वो गवर्नेंस के निज़ाम में अपना हिस्सा रखते हैं तो किसी भी लीडर के ख़िलाफ़ पब्लिक सेंटिमेंट इतना बढ़ ही नहीं सकता जितना नेपाल में, श्रीलंका में, इसके अलावा इंडोनेशिया में, या फिर किसी भी मुल्क में, बांग्लादेश में हुआ। क्योंकि वहाँ क्या होता है, एक सियासी पार्टी आके बैठती है, जान ही नहीं छोड़ती, 30-30 साल बैठे रहते हैं, कोई आ रहा है जा रहा है, लेकिन होते उसी पूल में से हैं, उसी विंग में से होते हैं। यहाँ पर तो इस्टेब्लिशमेंट का जो हाथ होता है ना, वो आवाम की नब्ज़ के ऊपर होता है। जैसे ही वो देखते हैं कि कोई एक रजीम जो है ना ये अब सरदर्द बन गई है और हमारा भी सोशल कैपिटल उड़ा के रख देगी अगर इसको ना निकाला, फारिग कर देते हैं। तो इसीलिए वो प्रेशर उस स्टेज पे पहुंचने से पहले ही न्यूट्रलाइज हो जाता है। उससे बड़ी बात यह है कि उनका सर्वेलेंस और कंट्रोल सोसाइटी के ऊपर इतना ज़्यादा है कि नेपाल में, श्रीलंका में, बांग्लादेश में कंपेयर भी नहीं हो सकता इससे। जो लोग ये भी सोचते हैं उनके लिए भी ये रियलिटी चेक है। मैं इसको सपोर्ट करता हूँ या नहीं ये बिल्कुल इररेलेवेंट है, मैं सिर्फ रियलिज़म की बात कर रहा हूँ। होना क्या चाहिए वो बिल्कुल मुख्तलिफ है, आई एग्री विद दैट, बट आई एम जस्ट सेइंग व्हाट हैपन्स हियर। और उससे भी बड़ा फैक्टर जो है वो पॉपुलेशन का है, क्योंकि सबसे बड़ा जो एक फैक्टर जो हम ईस्ट पाकिस्तान की डिवीज़न में भी नहीं देखते वो ये है कि वहाँ पर पॉपुलेशन बहुत बड़ी थी। वो कोई छोटी सी गोरिल्ला इंसर्जेंसी नहीं थी, BLA टाइप जो कुछ भी कर देती यहाँ पे, लेकिन अचीव फिर भी कुछ ना कर पाती। 51% थे। और दूसरा जियोग्राफी का बहुत बड़ा फैक्टर था, वो वहाँ बैठे हुए थे, हम यहाँ बैठे हुए थे, ईस्ट और वेस्ट का फ़र्क था। तो पॉपुलेशन का अगर हम देखे जाएं डाटा, तो नेपाल में ये इनकलाब हुआ, पाकिस्तानी नाच रहे हैं, तो नेपाल की पॉपुलेशन क्या है, 3 करोड़। 3 करोड़ में से 20-25 लाख भी रिबेल कर जाएं, किसी भी कम्युनिटी के क्यों ना हो, काम ख़त्म, गई हुकूमत। स्टेट के इंस्टीट्यूशन जला के रख दिए हैं उन्होंने। कैसे? इट इज़ अ वेरी स्मॉल कंट्री, दैट्स वाई इट इज़ पॉसिबल देयर। नंबर 2, श्रीलंका में 2023 में ये सब कुछ हुआ, ठीक है, 22 में गालिबन हुआ। श्रीलंका की पॉपुलेशन क्या है, 2.3 करोड़, तकरीबन 2.5 करोड़ के करीब। और वहाँ भी आप देख लीजिए कि वहाँ पे एथनिक डिविजन्स क्या हैं, बहुत होमोजेनस मिलेंगी आपको।
हाँ, एक मुल्क है जिसमें रिसेंटली इस तरह ताकत से रजीम चेंज हुआ है, और वो मुल्क है बांग्लादेश, क्योंकि उसकी आबादी तकरीबन 17.5 करोड़ के करीब है। लेकिन जो चीज़ आप मिस करते हैं वो क्या है, वहाँ पर कोई एथनिक डाइवर्सिटी ऑलमोस्ट ना होने के बराबर है। पश्तून नहीं है, बलोच नहीं है, कश्मीरी नहीं है, गिलगिती नहीं है, सराइकी नहीं है, पंजाबी नहीं है, वहाँ पर 98% बंगाली है। So all of them do not have to meet at a certain point in history to start a unitary rebellious movement. तो वो उन्होंने कर दिया, इसलिए तो ये डायनामिक्स बहुत मुख्तलिफ हैं, और रेजिलियंस पाकिस्तान की स्टेट की बहुत मुख्तलिफ है, फॉरेन पॉलिसी बहुत मुख्तलिफ है। हमने कभी भी आउट ऑफ द वे जाके ये नहीं कहा कि ऑफिशियली ये डिक्लेयर नहीं किया कि अमेरिका अब आपसे जंग है ईरान की तरह, ना ही हमने आउट ऑफ द वे जाके इंडिया की तरह ये कहा कि चाइना अब आपसे जंग है। हमने तो सारी दुनिया को कंफ्यूज किया हुआ है, हम खुद कंफ्यूज हैं। तो यहाँ पर आप क्या क्या कह सकते हैं कि कौन समझता है कि हम उनके खिलाफ है? डू चाइनीज़ थिंक वी आर अगेंस्ट देम? नो। डू अमेरिकन थिंक दैट वी आर अगेंस्ट देम? नॉट एट ऑल। लुक एट डोनाल्ड ट्रंप। तो इसीलिए यहाँ पर जो कनिंगनेस है फॉरेन पॉलिसी की, क्योंकि ये सारे काम होते हैं बाहर से, सो अनलेस देयर इज़ अ कंप्लीट इकोनॉमिक मेल्ट डाउन ऑफ द कंट्री, नो सच थिंग इज़ पॉसिबल हेयर। एंड आई विश दैट नेपाल रीस्टोर्स इट्स ऑर्डर। मैं विश करता हूँ कि वहाँ पे जो नौजवान क़यादत है वो ऑर्डर रीस्टोर करे, प्रोटेक्शन हो। हाँ, वहाँ पे माइनॉरिटी राइट्स की वायलेशन ना हो जो बांग्लादेश में हुई थी। 25,000 वाक़यात हुए थे बांग्लादेश में 2024 में, हिंदुओं पे हमले हुए, बुद्धिस्ट पे हमले हुए, सबको मारना शुरू कर दिया। मैं उम्मीद करता हूँ यहाँ पर ये नहीं होगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि एशिया में जो नई अरब स्प्रिंग की तरह की लहर जा रही है, इसमें बाहर से कोई इन्वॉल्व ना हो, और ये जेन्युइन लोगों को इक़्तिदार में लाए, आम लोगों के मसाइल हल करे और ख़ित्ते में अमन पैदा करे। क्योंकि ये वेव्स जो हैं ये पूरी दुनिया में ट्रैवल करती हैं। अगर एक जगह अमन नहीं है तो उससे पूरी दुनिया के अमन को ख़तरा है। थैंक यू।